आज हम लोग लास्ट गुड आफ्टरनून चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इसके पहले भी आइडिया दी थी कि हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है प्राथमिक लेवल पे हमने 3 शास्त्र पढ़े हैं। पहला है सूक्ष्म जीव विज्ञान, दूसरा है परजीवी शास्त्र और तीसरा है कीट विज्ञान। तो ये सारे साइंस के ही ब्रांचेस कहलाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोगों ने एक टाइप कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है इसके बारे में पढ़ा कि ये तीनों विज्ञान किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आप डायरेक्ट कीट विज्ञान पढ़ने जाओगे तो आपको ये नहीं समझेगा कि ये कीटक का ग्रुप कौन सा है। ये कीटक को क्या हम सूक्ष्म जीव बोलेंगे क्या? तो नहीं, लेकिन इसका ग्रुप ही अलग है। ये एक प्राणी है लेकिन उसका ग्रुप अलग है। जैसे हमने चूहे के बारे में पढ़ा कि चूहा ये संधिपात प्राणी नहीं है, तो चूहा आता है मैमल्स में, तो उससे रिलेटेड बातें हमने पढ़ी थी। तो इस प्रकार से ये सारे जो 3 शास्त्र है वो अलग अलग मतलब उनका जो कारक है वो अलग अलग है और वो किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं वो इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब इतना सब पढ़ने के बाद कीट विज्ञान मतलब कीटक, और कीटक ये एक संधिपात प्राणी का एक छोटा ग्रुप हो गया। संधिपात प्राणी बहुत ज्यादा है, उसमें से कीटक एक ग्रुप हो गया। और कीटक के बारे में हमने पढ़ा कि कीटक के टोटल 8-10 कीटक पढ़े। वो उनका पूरा जीवन चक्र, उनका कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, क्या लक्षण है ये सारा हमने पढ़ा। और इन जनरल हमने लास्ट पीरियड में ये पढ़ा था कि ये तो कीटक के बारे में हमने जब पढ़ा तो तब हमने एक एक लाइन पढ़ी थी कि इनको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जाए। लेकिन अब ये कीटक एक संधिपात प्राणी में आता है, तो इन जनरल सारे संधिपात प्राणी जो रोगों का कारण है 2 प्रकार से है, एक कारक करके और दूसरा वाहक। जब वो कारक बोलते हैं मतलब वो अपने शरीर का टॉक्सिन जो विषैला तत्व है वो हमारे शरीर में डाल देते हैं। और कारक मतलब जिसे हम बोलते हैं वाहक, सॉरी वेक्टर मतलब जिसे हम बोलते हैं वाहक। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी है। अब हम इन जनरल हम लोगों ने लास्ट पीरियड में ये पढ़ा था कि इन जनरल कौन से नियंत्रण के उपाय करें सो दैट संधिपात प्राणी के ऊपर नियंत्रण रखा जाए। और संधिपात प्राणी के ऊपर नियंत्रण का मतलब ही रोगों के ऊपर नियंत्रण। ठीक है, और उसमें हमने बहुत सारे तरीके देखे, जैसे सामान्य सिद्धांत देखे कि एक जनरल लोगों को समझना चाहिए कि इनका नंबर बढ़ना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे रोग हो रहे हैं और ये सब ने एकजुटी से मिलके करनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि प्रजाति की स्वच्छता करना, जहां जहां ये संधिपात प्राणी की वृद्धि होती है या प्रजनन होता है ऐसी जगहों को पहले ही बंद कर दे या उनकी स्वच्छता कर दे। तीसरा हमने पढ़ा था किस प्रकार से हम इनके ऊपर नियंत्रण रख सकते, तो मार के, जिसे बोला जाता है डिस्ट्रक्शन। तो वो मारना अलग अलग प्रकार से मारना है, जैसे रसायन का इस्तेमाल करके उनको मारना, या जैविक कंट्रोल करना, या अनुवंशिकीय कंट्रोल करना। है ना, याद आ रहा होगा ना आपको? हाँ या ना? हाँ माँ। हाँ, तो उसमें ये टोटल हमारी जो ये सारी बातें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो दूसरा पार्ट आता है नियंत्रण का और फिर लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि चौथा तरीका ये है कि हम कुछ रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, विकर्षक का इस्तेमाल करें, जिनसे ये मच्छर या जो भी ये संधिपात प्राणी है वो हमें ना काटे और हमारे से दूर चले जाए। ठीक है, अब हम लोगों का जो दूसरा पार्ट है यही नियंत्रण का, वो आता है सिर्फ केमिकल्स का उपयोग, जिसे बोला जाता है इंसेक्टिसाइड्स या कीटनाशी, जिनका उपयोग। अब इंसेक्टिसाइड्स बोला है तो ऑब्वियसली हम सिर्फ कीटक के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने इन जनरल तरीके पढ़े कि कीटक
के साथ साथ जैसे कोई दूसरे भी प्राणी है, तो उनको किस प्रकार से हम मतलब मार सकते हैं। तो ये भी तरीके, लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसे बोला जाता है इंसेक्टिसाइड्स, और इंसेक्टिसाइड्स मतलब टोटल रसायन से भरा हुआ रहेगा, केमिकल पाउडर रहेगा, और जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ कीटक के लिए कर रहे हैं, मकड़ी या विंसू या उनको कॉकरोच उनको मारने के लिए नहीं। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, शैल वी स्टार्ट? Yes, ma'am. ये देखिए, सबको दिख रहा है? हाँ या Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये हमारा, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि केमिकल कंट्रोल मतलब रसायन की मदद से हम अगर कीटक को मारने वाले हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखने वाले हैं, तो उसे बोला जाता है केमिकल कंट्रोल, या और उसे बोला जाता है इंसेक्टिसाइड मतलब कीटकनाशी। अब ये जो कीटकनाशी रहती है ना, ये दो कंपोनेंट से बनी हुई रहती है। एक जैसा उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब जो एक केमिकल है जिसका एक महत्वपूर्ण काम है, उसे बोला जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, और उसमें उसके साथ साथ कोई दूसरा केमिकल भी ऐड किया जाता है, तो उसे बोला जाता है एडिटिव। इस प्रकार से कीटकनाशी जो है वो दो चीजों से बनता है। एक है एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब जो सबसे ज्यादा काम करेगा, जिसकी एक्शन है, और उसके साथ साथ अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल को मिला रहे हैं, या मिट्टी मतलब वही रेत को मिला रहे हैं या मिट्टी को मिला रहे हैं, तो उसे बोला जाता है एडिटिव। ओके, ये हमने उस दिन ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीटकनाशी जो है, इनको इनकी एक्शन के अनुसार तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है संपर्क विष मतलब कांटेक्ट पॉइजन, दूसरा है स्टमक पॉइजन मतलब पेट में जाके पॉइजन होता है, और तीसरा है फ्यूमिगंट्स मतलब जिसे बोला जाता है धूमीकरण मतलब जिनका धुआं बनेगा। अब मैक्सिमम हम जो पढ़ने वाले हैं रसायन, जो कीटकनाशी है, वो संपर्क विष करके ही एक्ट होते हैं, मतलब जब भी कीटक इनके संपर्क में आते हैं तो वो उनको मार देते हैं। अब ये जो संपर्क विष के ये क्या होगी, ये एक्शन होगी कि किस प्रकार से ये कीटकनाशी इनको मारते हैं, तो इस प्रकार से उनके संपर्क संपर्क विष बोलते हैं। तो ये संपर्क विष दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल चीजों में अवेलेबल मिलता है, और दूसरा है सिंथेटिक मतलब जिसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। अब ये जो सिंथेटिक वाले हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ये सारे केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स का ग्रुप है, और ग्रुप के हिसाब से उनको नाम दिया गया है, जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्बामेट्स। इस तरीके से उनकी अलग अलग रचना जो है, जिसे रासायनिक रचना बोलते हैं, उसके हिसाब से उनको नाम दिए गए। और एक है विकर्षक का काम करता है, जिसे बोला जाता है सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड। अब ये सिंथेटिक नाम आया है मतलब ये जो पायरेथ्रॉइड रसायन है, ये एक्चुअली आर्टिफिशियली मतलब प्रयोगशाला में बनाया गया है, इसके लिए इसे सिंथेटिक बोलते हैं। और सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड ये गलती से यहाँ पे संपर्क विष में मैंने दिखाया है, ये विकर्षक है, ये विष नहीं फैलाता है, ये विकर्षक है। विकर्षक मतलब रिपेलेंट जिसे बोलते हैं, जिससे मच्छर या कोई भी कीड़ा दूर भग जाएगा। और ये सिंथेटिक नाम है मतलब ये प्रयोगशाला में बनाया गया है। चलो, तो अब एक एक करके जो यहाँ पे आपको ये टेबल दिख रहा है, ये चार्ट जो दिख रहा है, इसको हमें एक एक करके पढ़ना है। तो आप पहले एक बात समझ लीजिए कि मैक्सिमम कीटकनाशी जो है वो संपर्क विष कहलाते हैं, जो रसायन से भरे हुए हैं, और जिनको लेबोरेटरी में बनाया गया है। सबसे पहला आता है सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड। सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि ये विकर्षक है, ये कीटकनाशी नहीं है।
अब ये जो पायरेथ्रॉइड है, इसको मतलब अलग अलग इसमें लगाया जाता है, जैसे नीम के तेल के साथ, या कॉइल जो रहती है उसके फॉर्म में, या मैट के फॉर्म में इसको बनाया जाता है। और आप सबको पता है मैं किस कॉइल की बात कर रही हूँ। मच्छर की जो कॉइल रहती है वो पायरेथ्रॉइड से बनी हुई है। हम अगर उसको जलाते हैं तो आप सबको पता है कि धुआं निकलता है। तो वो धुआं मतलब एक कार्बन पार्टिकल से बना हुआ रहता है, और जैसे जैसे वो धुआं स्प्रेड होता है हमें एक प्रकार का स्मेल तो आता ही है, उसके साथ साथ वो जहां जहां कीड़े हैं वहां वहां वो पूरा हवा में स्प्रेड होता है और कीड़ों को मारता है। अब ये जो मैट है, मतलब ये जो पायरेथ्रॉइड है, ये अलग अलग फॉर्म में बनाया गया है। जैसा जैसे मैंने बताया कि कॉइल है, या कोई कपड़े के ऊपर पायरेथ्रॉइड को ये किया है, मतलब उसके ऊपर डाल के रखा है, या मैट के फॉर्म में है। तो इससे आपको यही समझना है कि जब भी उसका धुआं निकलता है, मतलब वो धुआं अपने साथ ये केमिकल, ये जो रसायन है पायरेथ्रॉइड, इसके कण लेके चलता है। और जैसे ही कोई कीटक इनके संपर्क में आता है तो वो उसको रिपेलेंट, मतलब ऐसी चीजों से मच्छर दूर भागेंगे, वो ना कि आपके काटेंगे। अब मैं इनको जलाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का भी, इलेक्ट्रिक हीटर का भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है, हीटर में क्या होता है, ये जो केमिकल रहता है ना, ये केमिकल पूरी तरह वेपराइज हो जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं, और वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, रूम में जैसे एसी रहता है, वैसे एक इलेक्ट्रिकल हीटर रख दिया और ये केमिकल उसमें डाला, तो क्या होता है, वो हीटर का काम क्या है, भाप बनाना। पूरे रूम पर भाप बन जाएगी, और वो भाप में ये केमिकल ऑब्वियसली रहेगा और वो हवा में घुल जाएगा। इस प्रकार से, जैसे मिट्टी के तेल, जैसे केरोसिन ऑयल बोलते हैं, उसका लैंप भी यूज करते हैं, और जो अब आज भी मतलब ग्रामीण भाग में देखने को मिलता है, मिट्टी के तेल का लैंप। तो वो लैंप में थोड़ा अगर पायरेथ्रॉइड भी डाल दे, तो जब भी मतलब उसमें लैंप में केरोसिन के साथ साथ 2 to 3% नीम ऑयल भी डाला जाता है। तो नीम ऑयल, ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ये जो पायरेथ्रॉइड है ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, ये प्रयोगशाला में बना है, लेकिन यही कंपोनेंट नेचुरली भी प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या है, कीटक को दूर भगाना, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, इनको दूर भगाना। तो नीम ऑयल जो नेचुरली अवेलेबल है वो भी विकर्षक का काम करता है, और वो मच्छर को या संधिपात प्राणी को दूर भगाता है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट है ये नीम। नीम जो मैंने अभी आपको बताया कि नीम क्या है, कि ये एक नेचुरली अवेलेबल प्रोडक्ट है। आप सबको पता है कि नीम का हम बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसमें औषधि गुण भी है। और नीम का स्प्रे जो है, उसे भी अगर हम स्प्रे करेंगे तो उससे ये जो मच्छर है, मक्खी है, सारे संधिपात प्राणी जो है वो उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, और उससे मनुष्य को भी कोई तकलीफ नहीं है कि कोई रसायन शरीर में जा रहा है, तो उससे कोई और नुकसान नहीं है। तो नीम ऑयल ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट है पायरेथ्रम। अब ये जो पायरेथ्रम नाम का रसायन है, ये जो रासायनिक तत्व है पायरेथ्रम नाम का, ये पायरेथ्रम नेचुरली भी प्रेजेंट है एक फूल में, जो एक जंगली फूल है जिसे बोला जाता है क्रिसेंथेमम, क्रिसेंथेमम सिनेरिफोलियम, सिनेरैरी फोलियम। ये देखो यहाँ पे पहले, आई होप आपने टेक्स्ट बुक ओपन रखे हैं, कि ये जो पायरेथ्रम है ये एक्चुअली तत्व जो है, रासायनिक तत्व, ये नेचुरली भी प्रेजेंट रहता है इन जंगली फूलों में जिनका नाम है क्रिसेंथेमम सिनेरिया रिया फोलियम।
ये एक ये जो तत्व है, रासायनिक तत्व जिसे पायरेथ्रम बोला जाता है, तो इसके जो अलग फैक्टर्स है उनके नाम है पायरेथ्रिन 1 2, सिनेरिन। ये भी तत्व है। मतलब पायरेथ्रम में एक्टिव कौन रहेगा, तो ये अभी उनके भी और नाम है। तो कमर्शियली जो कीटकनाशक अवेलेबल रहते हैं उसमें 0.1% मतलब पायरेथ्रम रहता है इन केरोसिन। अब ये हम लोग एक एडिशनल सीखने वाले हैं कि इनका डोज क्या रहेगा और इनको बनाया कैसे जाएगा। मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये एक आपके लिए एक साइड बिजनेस बता रहा है जिसे पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं। तो कौन से कीटक के लिए कौन सा रसायन, उसको किस मात्रा में बनाना है और किस मात्रा में उसको स्प्रे करना है, ये आपको ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो कमर्शियली 0.1% सोल्यूशन इन केरोसिन। और ये इसका मतलब इसको बनाया कैसे, 0.1 ml अगर पायरेथ्रम लिया है तो 100 ml केरोसिन लिया है, और इसका डोज है 10 ml/m³। अब डोज में आप ये देखोगे कि पर मीटर क्यूब का मतलब है कि आपके घर का या जहां पे भी आप इसको यूज कर रहे हो उसमें मतलब एरिया दिया जाएगा। तो वो जो डोज रहेगा वो 1 मीटर क्यूब मतलब एक एरिया के लिए रहेगा या एक पर्टिकुलर जगह के लिए रहेगा। सो अकॉर्डिंगली इसका डोज आएगा। अब बाकी जो ये है इंसेक्ट कीटकनाशी, उस प्रकार से ये पायरेथ्रम नाम की कीटकनाशी भी संधिपात प्राणी पे स्प्रे की जाती है, या वो जहां जहां रहती है या हवा में भी स्प्रे किया जाता है। और इसका जो स्प्रे आता है उसे बोला जाता है स्पेस स्प्रे। स्पेस स्प्रे का मतलब है कि वो आप उसको हवा में भी यूज कर रहे हो, बिकॉज हमने पढ़ा है कि ये कीटक उड़ते भी है ना, तो इसके लिए उनको पंख होने के कारण वो उड़ते हैं, तो इसके लिए उसे इस प्रकार से स्पेस स्प्रे भी बोला जाता है। और जैसे एक इसकी खासियत ये है कि जैसे ही आपने पायरेथ्रम का स्प्रे किया है, तो वैसे ही ये जो आर्थ्रोपोड्स मतलब संधिपात प्राणी है इस वो 1 सेकंड में मर जाते हैं। तो ये जो तरीका है जिसके कारण जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम वो संपर्क में आया और कीटक 1 मिनट में मर गया, इस चीज को बोला जाता है नॉकडाउन इफेक्ट। नॉकडाउन इफेक्ट का मतलब है कि वो तुरंत प्रभावी है। ठीक है। तो ये जो वर्ड्स अभी मैं आपको बता रही हूँ कि डोज, इसको बनाना कैसा, नॉकडाउन इफेक्ट वगैरह वगैरह, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे भी बार बार आने वाली है। ये किस प्रकार का पॉइजन है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया ये एक नर्व पॉइजन है। नर्व पॉइजन का मतलब ये है कि वो एक तंत्रिका विष है। तंत्रिका विष मतलब इनके शरीर में, ये जो कीटक है इनके शरीर में नर्व्स है। ठीक है। और नर्व का काम क्या रहता है, हमारे शरीर में भी नर्व्स है, उनका काम क्या रहता है कि कोई भी मैसेज है वो केमिकल के रूप में ब्रेन तक लेके जाना और वहां से पूरे शरीर में उसको फैला देना। अब ऐसा क्या होता है कि इसका ये जो पायरेथ्रम है इसका असर कम टेम्परेचर में ज्यादा रहता है। ठीक है। सो ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो पायरेथ्रम है इसका एक मतलब एक ऐसा है कि इसका जो असर है, सॉरी इसका जो नुकसान है वो क्या है कि जैसे अगर बहुत धूप है और अगर धूप में अपने पायरेथ्रम को स्प्रे किया है तो वो ना बहुत अनस्टेबल रहता है, मतलब तुरंत वो खत्म हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ ये बाहर के मतलब बाहर में अगर मच्छर है या बाहर में कीटक है तो उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। ये ऐसे ही आर्थ्रोपोड्स मतलब संधिपात प्राणी को मारता है जो वो टाइम पे प्रेजेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप रूम में अगर इसका स्प्रे कर रहे हो तो वो टाइम में वहां पे जो है उसको ही वो मारेगा। और इसके लिए ये जो इसके नुकसान मतलब जिसे बोलते हैं ना डिसएडवांटेजेस है आर्थ्रोपोड्स के, कि सॉरी ये पायरेथ्रम के,
कि इसको हम सनलाइट मतलब ज्यादा धूप में नहीं मार सकते, बाहर में नहीं स्प्रे कर सकते। तो ये इनको ओवरकम करने के लिए इसको कार्बारिल से मिक्स किया जाता है। और और एक है केमिकल जिसे बोला जाता है पाइपरोनिल ब्यूटॉक्साइड। ठीक है। सो ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारी केमिस्ट्री है, इनकी जो रासायनिक रचना है उनके हिसाब से उनका नाम है। और ये सारे साइंटिफिक नाम है पायरेथ्रम वगैरह, इनको आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। या ये टॉपिक में जितने भी केमिकल्स आएंगे उनको आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, पायरेथ्रम। ये पायरेथ्रम कौन है? विकर्षक है, इंसेक्टिसाइड नहीं है। समझ में आया? हाँ या ना? Yes, ma'am. लेकिन ये जो पायरेथ्रम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो सबसे पहले हमने पढ़ा सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड, पायरेथ्रॉइड विकर्षक है, मतलब वो मच्छर या कीटक को दूर भगाता है। और पायरेथ्रम जो है वो एक कीटकनाशी है। और वो किस प्रकार से मार रहा है? वो तंत्रिका विष बोला जाता है। तंत्रिका विष मतलब क्या है कि उनकी जो नर्वस सिस्टम है ना उसको ही वो अफेक्ट करता है, और जिसके कारण जो ये मच्छर वगैरह है वो मर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट जो है वो है पायरेथ्रॉइड। अब फिर से पायरेथ्रॉइड आया, इसके पहले भी पायरेथ्रॉइड आया था। और हमने क्या पढ़ा कि सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड या जो भी पायरेथ्रॉइड, ये जो पायरेथ्रॉइड है इसको हम कॉइल, हमारे कपड़े, इनके ऊपर हम इसको स्प्रे कर सकते हैं और ये विकर्षक का काम करता है। अब ये पायरेथ्रॉइड रसायन जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है वो एक्चुअली जो नेचुरल पायरेथ्रम आता है जो हमने अभी पढ़ा उससे बहुत असरदारक होता है। नेचुरल पायरेथ्रम किसमें होता है? अभी मैंने आपको बताया था एक जंगली फूल में जिसका नाम है क्रिसेंथेमम सिनेरिया फोलियम। लेकिन ये पायरेथ्रॉइड जो रसायन प्रयोगशाला में बनाया जाता है वो ज्यादा इफेक्टिव है। और ऐसे रसायन को वो दो टाइप का रहता है, एक को बोला जाता है एक को बोला जाता है फोटोलेबाइल और दूसरे को बोला जाता है फोटोस्टेबल। फोटोलेबाइल का मतलब है जो प्रकाश की तरफ बहुत संवेदनशील है। मतलब जैसे प्रकाश में अगर हम इसको स्प्रे करते हो तो शायद वो संवेदनशीलता के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। और दूसरा है फोटो स्टेबल। अब फोटो लेबाइल मतलब क्या कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। जैसे उनके एग्जाम्पल है एलेथ्रीन, देन रेजिमेंथ्रीन। ये क्या है? ये रसायन के नाम है। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पायरेथ्रॉइड में आते हैं। और ये कैसे है? प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। दूसरा है फोटोस्टेबल। फोटोस्टेबल मतलब ये प्रकाश में स्थिर होते हैं, मतलब सनलाइट में ये स्थिर होते हैं। तो इनके नाम क्या है? तो इनके नाम है परमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन। सो ये जो पायरेथ्रॉइड है ये विकर्षक है। और ये विकर्षक दो टाइप का है। तो आपको पहली बात ये समझनी है कि कौन सा विकर्षक है और कौन सा कीटकनाशी है, कौन सा नेचुरल में प्रेजेंट है और कौन सा रसायन प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है। अब जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि ये जो पायरेथ्रॉइड है इसको हम अपने कपड़ों के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये विकर्षक का ही काम करेगा। ये जो मतलब ये आएंगे, मच्छर आएंगे या कीटक आएंगे उनको दूर भगाएगा। ओके। अब ये पायरेथ्रॉइड मारता कैसे? तो कैसे मारता है वो? एक सेंट्रल और पेरिफेरल मतलब नर्वस सिस्टम जो है ना मच्छर की, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, नर्व पॉइजन जिसे तंत्रिका विष बोला जाता है, उसको वो अफेक्ट करता है। मतलब वो उनका सिग्नलिंग जो है शरीर में वो ही बंद कर देता है। और जिसके कारण वो उन ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं पहुंचता है, ब्रेन से उनके अलग अलग पार्ट्स तक मैसेज नहीं पहुंचता है और उनके कारण उनको पैरालिसिस हो जाता है और फाइनली डेथ हो जाती है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. और नो, Yes. तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये जो कीटकनाशी है उसमें हम सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं वो है पायरेथ्रॉइड। जब भी हम पायरेथ्रॉइड बोलते हैं तो इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कॉइल हो गई, मैट हो गया, या कपड़ों के ऊपर उसको स्प्रे कर दिया। ये जो पायरेथ्रॉइड तत्व है ना, वो प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है और नेचुरली भी प्रेजेंट रहता है एक जंगली फूल में, जिसे बोला जाता है पायरेथ्रम। तो अभी तक हमने जो दो एग्जाम्पल पढ़े, पायरेथ्रम, पायरेथ्रॉइड, ये विकर्षक का काम करते हैं। उसमें से ये जो पायरेथ्रम है, ये पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइड्स का भी काम करता है। और ये विकर्षक ना होते इंसेक्टिसाइड्स है, जैसे ही अगर कोई कीड़ा इसके संपर्क में आता है वो उसको तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मार देता है, और इसीलिए इसे नॉक डाउन इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस, नो? Yes, Yes, ma'am. मैम ये सिंथेटिक पैराथ्रॉइड के मतलब ये है ना, कंपोनेंट्स ही है ना जैसे? हाँ हाँ, सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड मतलब प्रयोगशाला में जो बनाया जाता है वो दो टाइप का रहता है। एक जो फोटो लेबाइल मतलब प्रकाश की तरफ संवेदनशील है, मतलब ऐसी चीजें अगर आप धूप में वगैरह स्प्रे करोगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सनलाइट के कारण अफेक्ट होती है। और दूसरे है फोटो स्टेबल। तो यहाँ पे मैंने इनके एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, फोटो लेबाइल और फोटो स्टेबल का, लेकिन इनके एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। तो काइंडली आपको उसको गो थ्रू करना है। और ये सारे नाम रसायन के हैं, वो एक केमिस्ट्री के नाम है, तो वो नाम आपको कोई भी भाषा हो आपकी, आपको वैसे ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कीटकनाशी की तरफ, जिसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। ये हाइड्रोजन साइनाइड जो रसायन है, इसका उपयोग एक्चुअली धूमीकरण करने के लिए किया जाता है। और ये एक प्रकार का हाइड्रोसाइनिक एसिड गैस तैयार करता है। मतलब ये जो रसायन है, इससे क्या बनता है, धुआं बनता है, धूमीकरण करके यूज होता है। और या जहाँ पे वेयर हाउस है, या जैसे एयरक्राफ्ट बोलते हैं ना, मतलब जहाँ पे एरोप्लेन के पार्ट्स वगैरह रहते हैं, या शिप्स रहते हैं, बसेस रहते हैं, वहां पे देखिए चूहे बहुत रहते हैं, और चूहे के ऊपर वो पिस्सू भी बहुत रहते हैं। तो इनको मारने के लिए ये हाइड्रोजन साइड का धुआं किया जाता है। और हाइड्रोजन साइनाइड एक्चुअली पाउडर है, लेकिन केमिकल रिएक्शन होती है, और जिसके कारण वो एक हाइड्रोसाइनिक एसिड गैस तैयार होता है और वो पूरा धुआं करता है। और ये एक किसके लिए स्पेशली यूज हो रहा है, तो पिस्सू के लिए यूज हो रहा है। और ये एक नारकोटिक है। नारकोटिक मतलब ऐसा पदार्थ जो नींद लाएगा, एक प्रकार की इतनी गहरी नींद जिसे हम बेहोशी भी बोल सकते हो, और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया? आपको अभी समझ रहा है ये रसायन किस प्रकार से मारते हैं, इनका क्या उपयोग है, किसके लिए है? यस और नो? yes, ma'am. समझ गया. Yes, Okay, ma'am. गुड। नाउ नेक्स्ट है मिथिल ब्रोमाइड। ये मिथिल ब्रोमाइड ये रसायन का नाम है, जो एक कलरलेस है, उसको अपना कलर नहीं है, उसको अपना सुगंध नहीं है, और ये वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल मतलब क्या है कि तरल है, वो जल्दी हवा में घुल जाता है। ठीक है, तो ये हवा से भी भारी है, हवा से भी भारी है, मतलब वो ऊपर हवा में नहीं स्प्रे होगा, तो जहां पे भी हम उसको स्प्रे करेंगे वो हवा के नीचे सेटल हो जाएगा। तो ये जो मिथिल ब्रोमाइड है, ये भी एक धूमीकरण कारक ही है, मतलब धूमक जिसे बोलते हैं, इनसे धुआं बनाया जाता है। और इससे भी एक प्रकार का नारकोटिक इफेक्ट, मतलब नारकोटिक मतलब आपको पता होगा, मादक पदार्थ जिसे बोलते हैं, कि जिससे एक प्रकार की नींद आएगी। जैसे लोग नशा करते हैं तो उसे भी नारकोटिक बोला जाता है। तो नशा से क्या होता है, उनको नींद आती है, वैसे ही ये जो मिथिल ब्रोमाइड है, ये ऐसे नशीला पदार्थ जैसे एक्ट होता है, जिसके कारण ये जो कीटक है इनको एक प्रकार की नींद आती है, बहुत गहरी नींद आती है, अनकॉन्शियसनेस होता है, और जिनके कारण फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Yes. नाउ नेक्स्ट जो ग्रुप है, तो ये सारे हमने चार जो पढ़े अभी,
देखो पायरेथ्रम और पायरेथ्रॉइड ये एक्चुअली थोड़ा इनका जो रसायन है वो सेम है, लेकिन पायरेथ्रम मतलब वो जंगली फ्लावर में प्रेजेंट है, फूल में प्रेजेंट है, और जो कीटकनाशी है। और सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड जो है वो एक विकर्षक है, वो मच्छर या ये है कीड़े, इनको दूर भगाता है, वो मारता नहीं है। और अभी जो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, हाइड्रोजन साइनाइड एंड मिथिल ब्रोमाइड, ये ऐसे केमिकल्स है जो आफ्टर रिएक्शन धुआं बनाते हैं, जिसे धूमक बोला जाता है। और ये स्पेशली बसेस में, शिप्स में, जहाँ पे बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है, जहाँ चूहे हो सकते हैं, चूहों के ऊपर पिस्सू हो सकता है, तो उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये दोनों भी, मिथिल ब्रोमाइड और हाइड्रोजन साइनाइड, ये एक मादक असर करते हैं, जिसके कारण उनको एक गहरी नींद आती है और वो मर जाते हैं। इसके पहले हमने पायरेथ्रम और पायरेथ्रॉइड में ये पढ़ा कि ये एक नर्व पॉइजन करके एक्ट होता है। तो आपको हर एक की एक्शन भी समझनी है कि वो किस प्रकार से इन मच्छरों को मार रहा है। सो यहाँ पे नर्व पॉइजन मतलब मैंने आपको बताया कि शरीर में जो तंत्रिका है, एक मतलब ब्रेन तक मैसेज पहुंचना, वहां से आपको रिप्लाई, मतलब जो सिग्नल्स के थ्रू रिप्लाई दिया जाता है, वो ही कीड़ों में अफेक्ट हो जाता है, जिनसे उनको पैरालिसिस होता है और उनकी डेथ होती है। इसे बोला जाता है संपर्क विष। दूसरा मैंने बताया मादक असर आता है। मादक प्रभाव मतलब क्या, कि उसको एक प्रकार की गहरी नींद आना, बेहोश होना, और फाइनली मतलब जैसे इतना कोमा में चला जाना बोल सकते हो आप, और उससे फाइनली डेथ होना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है रसायन, वो है सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड, मतलब ऑब्वियसली जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है। ये इनके ग्रुप है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, तो केमिकल रचना के अनुसार इनके समूह बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे पहला नाम दिख रहा है ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स। तो ऑर्गेनो का मतलब है कि कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में रिंग भी बोला जाता है। जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है उनको थोड़ा समझ सकता है कि एक प्रकार की ऐसे रिंग रहती है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन मतलब ये एक्चुअली इनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये इमेज दिखाई है। और इसमें आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है, आपको उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है। सो सबसे पहले ये जो ऑर्गेनोक्लोरीन है, ये एक क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है। क्लोरीन युक्त मतलब ये देखिए, यहाँ पे क्लोरीन मतलब Cl लग चुका है। और हाइड्रोकार्बन मतलब ये जो रिंग है ना, जो आपको हेक्सागोनल रिंग दिख रही है, ये बनती है कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है। सो ये ऐसे ऑर्गेनोक्लोरीन, ये ऐसे केमिकल है, ऐसा कीटकनाशी है जो क्लोरीन युक्त है, और उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो है DDT, HCH, मिथॉक्सिक्लोर। तो ये DDT तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों ने सुना हुआ रहेगा। तो ये सारे जो है, ये ऑर्गेनोक्लोरीन नाम के कीटकनाशी कहलाते हैं। और उसमें एक डाई एल्ड्रीन करके है, उसके साथ साथ ये डाई एल्ड्रीन बहुत ही, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने डाई एल्ड्रीन, ये एक बहुत ही विषैला ऐसा है, तो इसका यूज एक्चुअली बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ये सारे जो ऑर्गेनोक्लोरीन है, इनकी एक रेसिड्यूअल एक्शन रहती है, मतलब जहां पे भी हम इनको स्प्रे करते हैं, वो वहां पे एटलीस्ट कुछ महीने के लिए वैसे ही रहते हैं। और उसके साथ साथ वो एयरबॉर्न भी रहते हैं, मतलब हवा में भी बहुत जल्दी घुल जाते हैं। अब देखते हैं कि ऑर्गेनोक्लोरीन में हम किसके किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं DDT, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। और जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे रसायन कोई सॉलिड स्टेट में रहेगा, मतलब पाउडर के फॉर्म में रहेगा, कोई लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, या कोई गैस के फॉर्म में रहेगा।
तो ये भी आपको याद रखना है। ये डीडीटी ये एक प्रकार का व्हाइट या क्रीम कलर का पाउडर है जो दानों में भी अवेलेबल है और उसकी एक एप्पल के जैसी स्मेल होती है। ये वाटर में बिल्कुल घुलता नहीं है और केरोसिन मतलब मिट्टी के ऑयल में घुल जाता है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, बहुत हैजार्डस है। और बहुत सारे कंट्रीज ने, स्पेशली इंडिया ने भी इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो डीडीटी पाउडर है ये मनुष्य के लिए तो घातकारक है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करता है कि नर्व पॉइजन करके एक्ट होता है, मतलब तंत्रिका विष करके। वो क्या करेगा कि शरीर में जो सोडियम पोटेशियम आयंस का नंबर है वो इसको डिस्टर्ब कर देता है और उसके कारण इनको इनके जो तंत्रिका दोष है, मतलब तंत्रिका है, वो पूरी तरह काम नहीं कर पाती है और उसके कारण वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नर्व मतलब है, नर्व पॉइजन है जिसे जो इनकी सिस्टम को बंद करेगा। अब बात ये आती है कि ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है। तो इससे क्या रोग होंगे? तो इससे क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसकी प्री मैच्योरिटी मतलब हो सकती है, कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे डीडीटी के इस्तेमाल से होने वाले हैजार्डस इफेक्ट है। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि इसके जो परिणाम है बहुत बेकार है, इसके कारण बहुत सारी कंट्रीज ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। बट अब फिर भी देखते हैं कि इसको किन के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये जो डीडीटी पाउडर है ना, ये जो मच्छर, मधुमक्षिका या चिचड़ी या जो अलग अलग कीटक है इनके लार्वा या वयस्क, इनके अगेंस्ट ये बहुत इफेक्टिव रहते हैं। जैसे जलपिस्सू के तरफ भी ये बहुत इफेक्टिव रहते हैं। अब इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इनको 10% डस्ट के साथ यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिर में जुए हैं तो जुओं को मारना है, तो उनको 10% डस्ट विथ टैल्क मतलब पाउडर की डस्ट और पाउडर इनके साथ इनको मिक्स किया जाता है। इसको अगर आपको बेड बग्स म्हणजे ढेकूण ज्याला मराठीत म्हणतात त्यांना जर मारायचं असेल तर डीडीटी पाउडर ये मैलाथियोन नाम के रसायन के साथ मिक्स किया जाता है। इतना डेंजरस होने के कारण भी ये कुछ ऐसे संधिपात प्राणी हैं जिनके ऊपर डीडीटी काम नहीं करता है। ठीक है, सो और कुछ मतलब क्या है, डीडीटी काम नहीं करता है मतलब ये संधिपात प्राणी ने उनके अगेंस्ट एक प्रकार की रेजिस्टेंस पावर मतलब एक प्रतिकार शक्ति यूज की रहती है, जिसके कारण वो नहीं मतलब नहीं रह पाते। ठीक है, सॉरी, वो उसके कारण मरते नहीं है। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो यस अभी मैम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कीटकनाशी पढ़ रहे हैं जो संपर्क विष कहलाते हैं और उनमें अलग अलग समूह हैं। वो समूह का नाम उनकी रासायनिक प्रक्रिया रचना के ऊपर से उनको नाम दिया गया है। जैसे पहला है ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन में पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा डीडीटी, जिसका इस्तेमाल भारत में और उसके साथ साथ बहुत सारी कंट्री में बंद कर दिया। दूसरा जो केमिकल दूसरा जो नाम है जो आता है ऑर्गेनोक्लोरीन, उसी में आता है, उसको बोला जाता है HCH मतलब हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये भी एक थोड़ा भूरे कलर का, व्हाइट कलर का ऐसा पाउडर रहता है, उसको भी एक प्रकार की स्मेल रहती है। और इनका संपर्क अगर आंखों से वगैरह आंखों के साथ होता है तो बहुत इरिटेशन होता है, आंखें, स्किन, नाक, इनको बहुत इरिटेशन होता है। ये भी डीडीटी के अनुसार ही पानी में घुलता नहीं है, इसको मिट्टी के तेल में घोला जाता है और फिर उसको स्प्रे किया जाता है। और डीडीटी के अनुसार ही ये भी मच्छर या कीटक इनकी जो तंत्रिका है
सिस्टम उसको अफेक्ट करता है। तो ये एक संपर्क विष कहलाता है। तो जब भी अगर कोई कीटक इनके संपर्क में आता है तो उनकी नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनको पैरालिसिस हो जाता है और बाद में डेथ। अब HCH ये भी टेम्परेचर के साथ थोड़ा अलग ये दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर अगर कम है तो इसका असर ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इसका असर कम रहेगा। और इसके साथ साथ ये जो HCH है इसको एयरबॉर्न एक्शन भी है, मतलब वो हवा में भी घुल जाता है। बट DDT के जैसा ही HCH का इस्तेमाल फिलहाल बंद है। ठीक है, समझ में आया। और ये जो HCH है इनके इनका एयरबॉर्न एक्शन मतलब क्या है कि वो हवा में इनकी भाप बन जाती है, और वो जो फ्लाई करने वाले मच्छर है ना, अगर वो उनके संपर्क में आते हैं तो वो मर जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अब इसको देना कितना है, 0.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर फॉर रेसिडुअल स्प्रेइंग। एंड अगर बहुत बड़ा एरिया है, मतलब अगर रेसिडेंशियल एरिया है, घर का एरिया है, तो उसको 0.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मैंने आपको पहले ही बताया, ये एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमारे घर का एरिया बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसको स्प्रे किया जाता है। ठीक है। और अगर बहुत बड़ा एरिया है, जैसे आउटडोर एरिया है, बाहर का है, जैसे कोई पार्क हो गया या कुछ, तो वहां पे 44 to 888 mg। सॉरी, क्या बोला आपने? 44 बोला मैम। हाँ, 44। ठीक है। तो इस हिसाब से उसका डोज है, उस हिसाब से उसको स्प्रे करना है। नाउ नेक्स्ट है, वो है लिंडेन। ये लिंडेन क्या है? ये भी ऑर्गेनो क्लोरीन ग्रुप में आता है। ये लिंडेन उसका नाम है। ये भी गंध, उसको ओडर नहीं है, उसको स्मेल नहीं है। HCH ये केमिकल को अगर हम प्योरीफाई करें तो उसका एडवांस्ड वर्जन, मतलब उसे लिंडेन बोला जाता है। तो जैसे HCH के बारे में हमने अभी देखा कि वो हवा में घुल जाता है, उड़ने वाले कीटक को मारता है, या कीटक इसके संपर्क में आते तो मारता है। इसको एक स्थायी एक्शन, रेसिडुअल एक्शन का मतलब है जहां पे भी हम स्प्रे करेंगे वो 3 महीने तक तो भी वहां रहेगा, वो तुरंत डिसअपियर नहीं होगा। और इसका जो डोज है वो 25 to 50 mg पर मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 25 to mg 50 mg तो भी उसको लेना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये केमिकल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसको हमने जैसे मिट्टी के तेल में घोल बना दिया, इसके साथ साथ अगर हम इसको सॉलिड फॉर्म में यूज करें, पाउडर के फॉर्म में यूज करें, तो इसके 10% डस्ट जो है उसको पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है, या इसको अलग इसमें घोला भी जाता है। और फिर वो घोल जो है वो, जैसे अगर जुए हुई है तो 10% घोल लगाया जाता है बालों में। इस प्रकार से इसको इस्तेमाल किया जाता है और वो इस प्रकार से कीटक को मारता है। जैसे अभी जुओं के लिए अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो इसको 24 घंटे, मतलब लगाने के बाद 24 घंटे तो भी रखना पड़ता है। मिनिमम 12 घंटे के बाद आप मतलब बालों को धो सकते हो। इस प्रकार से ये जो लिंडेन है या ऑर्गेनो फॉस्फेट है, सॉरी DDT है, HCH है, ये तीनों एक केमिकल के समूह में आते हैं जिसे ऑर्गेनो क्लोरीन बोला जाता है। और ऑर्गेनो क्लोरीन मतलब जिसमें क्लोरीन है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये रासायनिक तत्व है और ये केमिकल्स प्रयोगशाला में बनाए गए। ठीक है। अब दूसरा जो ग्रुप है, जो कीटकनाशी का ग्रुप है, जो रसायन है, उसका नाम है ऑर्गेनो फॉस्फेट। तो जैसे ऑर्गेनो वर्ड आ रहा है तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनो वर्ड का मीनिंग है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, उसे ऑर्गेनो बोलते हैं। ठीक है। अब ये ऑर्गेनो फॉस्फेट ये भी फॉस्फोरिक एसिड
कई मतलब उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरिक एसिड भी रहता है। और ये भी अभी जो हमने कीटकनाशी पढ़े उनकी तरह ये हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं, और वो एक्चुअली केमिकली अनस्टेबल रहते हैं, इनकी स्थायी एक्शन नहीं रहती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट को अगर आप किसी रूम में स्प्रे करते हो तो वहां पे वो 2-3 महीने वगैरह रहेगा नहीं। ठीक है, आप स्प्रे करते हो, अगर कीटक इसके संपर्क में तुरंत आते हैं तो वो मर जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनोक्लोरीन में हमने क्या पढ़ा कि इनकी स्थायी एक्शन है, आप उनको स्प्रे करके रखो 3 महीने तक उसका असर वैसा ही रहेगा। ये सारी बातें आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व की होगी। आपके भी घर में अगर कभी पेस्ट कंट्रोल हुआ होगा तो आपको बताया जाता है कि जैसे हमारे घर में हुआ था तो बताया गया था कि आज के जिस दिन हुआ है उस दिन पोछा नहीं लगाना है, उस दिन झाड़ू नहीं मारना है, और हो सके तो वो दिन घर में नहीं रहना है, क्योंकि वो केमिकल का स्मेल इतना रहता है कि जिसके कारण हमारा सर दर्द करना या हमें भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो इसके पीछे यही रीजन है कि अगर आप एक ही दिन में मतलब उसको स्प्रे किया गया है और आपने उसको पोंछ दिया या वहां से झाड़ू लगा दिया तो मे बी वो वहां से मतलब उसका एक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये ऑर्गेनोक्लोरीन से बहुत कॉस्टलियर है। और इनका ये एक्चुअली क्या है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब वो अपने आप नेचर में वो उनका डिग्रेडेशन होता है, जिसके कारण अगर ऐसा किसी कीटक ने या किसी प्राणी ने उसको ले लिया है, खा लिया है, तो उससे उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। बट इसका जो मतलब फूड चेन में उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन ये किस प्रकार से मारता है, तो ये पैरालिसिस नहीं करता है, ये एक्चुअली पैरालिसिस करता है, सॉरी, लेकिन किस प्रकार से करता है, ये शरीर में कीटक के शरीर में जो एक एंजाइम रहता है जिसे बोला जाता है कोलिन इस्टरेज, ये ये जो एंजाइम है इसकी एक्शन को बंद कर देता है, और उसके कारण शरीर में एसिटिल कोलिन नाम का जो रसायन है वो बढ़ने लगता है। और इसके कारण धीरे धीरे कीटक को एक प्रकार का ये होना मतलब पैरालिसिस होना या वो चल नहीं पाना, ये सारे मतलब जैसे उनकी मसल्स दुखना, तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं और उसके कारण फाइनली डेथ हो जाती है। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि ये मच्छरों को या कीटकों को कैसे मारते हैं, उसी तरह ये जो एंजाइम की एक्टिविटी बंद कर देते हैं ना, वो हमारे शरीर में भी करते हैं। इसके लिए जो भी पर्सन इसका स्प्रे कर रहा है ऑर्गेनोफॉस्फेट का, वो भी कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम से सफर होता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जिसमें फॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये हमने देखा कि किस प्रकार से मारता है, तो एक एंजाइम को बंद कर देता है। अब इसके 3 टाइप है, किसके, ऑर्गेनोफॉस्फेट के। इसे बोला जाता है, पहला प्रकार है उसे बोला जाता है एलिफेटिक, दूसरा है फिनिल, और तीसरा है हेट्रोसाइक्लिक। अब ये जो 3 नाम है ना, एलिफेटिक, फिनिल और हेट्रोसाइक्लिक, ये केमिस्ट्री के रचना के अनुसार ये नाम आए हुए। जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है शायद उनको समझने के लिए इजी रहेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं भी बता दूं कि यहाँ पे हमें उनकी केमिकल रचना थोड़ी शॉर्ट में पढ़नी है। हमें डिटेल क्या पढ़ना है कि वो किसके लिए असरकारक है, कौन से कीटक को वो कैसे मारता है, और उसका असर कितना है, उसका डोज कितना है, उसको बनाया कैसा जाए। तो बाकी लोगों के लिए ये सारे शब्द जिनका केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है शायद उनके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो, बट ज्यादा आपको वैसा का वैसा ही उसको याद रखना। अब एलिफेटिक मतलब क्या, कि एक ऐसा ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब रसायन है जिसमें कार्बन एटम की चेन रहती है, इसके लिए उसे एलिफेटिक बोला जाता है।
उसके एग्जाम्पल है मैलेथियन, ट्राइक्लोरोफॉन, देन फिनिल। फिनिल मतलब क्या कि उसको एक प्रकार की रिंग रहती है जिसे फिनिल रिंग बोला जाता है। तो वो भी अगर किसी ऑर्गेनोफॉस्फेट को ऐसी रिंग है तो उसे फिनिल ऑर्गेनोफॉस्फेट बोला जाता है। और उसके एग्जाम्पल भी है टेमेफॉस, पैराथियन, ये कुछ एग्जाम्पल है। और तीसरा है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ अनलाइक एटम्स। मतलब यहाँ पे ये इसकी रचना ऐसी है कि इसमें अलग अलग प्रकार के मतलब रसायन के तत्व है, और रसायन की रचना है, एटम्स है। इसके लिए उसे हेट्रोसाइक्लिक बोला गया है। और उसका भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ नोट किया है, डायएजिनोन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। आप कोई भी दो तीन को याद रख सकते हो, और मैंने जानबूझ के यहाँ सारे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, हो मैम। ओके। नाउ अब पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनोक्लोरीन। तो ऑर्गेनोक्लोरीन में कौन से तीन प्रकार पढ़े हमने, एग्जाम्पल कौन से पढ़े बताइए। ऑर्गेनोक्लोरीन में कौन से तीन एग्जाम्पल पढ़े, डीडीटी, HCH, और कौन सा पढ़ा बताइए बताइए। लिंडेन। ऑर्गेनोक्लोरीन ये एक कीटकनाशी है, ये एक बड़ा ग्रुप है रसायन का, और उसमें हमने तीन एग्जाम्पल पढ़े जो थे डीडीटी, HCH और लिंडे। और अभी तक जो देखा गया है कि डीडीटी और HCH का इस्तेमाल हमारे देश में बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो मनुष्य के मतलब हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, जिसमें हमने उनकी रचना के अनुसार, उनके मतलब उनकी जो कार्बन एटम की जो रचना है उसके अनुसार इसको तीन वर्ग में डिवाइड किया गया है। एलिफेटिक मतलब जिसमें कार्बन की चेन हो, ठीक है। फिनिल मतलब फिनिल रिंग है। और तीसरा हेट्रोसाइक्लिक मतलब अलग अलग टाइप के एटम्स। ठीक है, अब हाँ ये तो हो गई उसकी केमिकल रचना, रासायनिक रचना के अनुसार हमने उसको नाम दिया है। लेकिन वो है कौन सारे, वो सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट में आते हैं जो कीटकनाशी। चलो अभी एक एक करके इनका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैलेथियन। ये मैलेथियन कैसा था, ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब इसका केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री की जो रचना है, उसमें मैलेथियन में जो कार्बन एटम है उसकी एक प्रकार की चेन है। ठीक है, अब ये तो है रसायन। अब वो दिखता कैसा है, वो एक क्लियर, कलरलेस मतलब रंगहीन है, और एक लिक्विड में अवेलेबल होता है जिसकी बिल्कुल भी अच्छी स्मेल नहीं है। और ये मैलाथियन का इस्तेमाल मच्छर को मारने के लिए होता है, ऐसे मच्छर जो डीडीटी और HCH से नहीं मरते। ठीक है, और ये मैलाथियन हमारे लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है। ये हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे बाकी कीटकनाशी को स्प्रे नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे हम मैलाथियन का स्प्रे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उससे होने वाली जो इफेक्ट मतलब हार्मफुल इफेक्ट है वो बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शादी है या घर में कोई फंक्शन है, तो हमने बहुत अगर मक्खियां हुई है और घर में खाना भी रखा हुआ है, तो हम मतलब वही फंक्शन में अगर हमने ये स्प्रे कर दिया तो खाने में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसका नाम है मैलाथियन। और जो मैंने आपको बताया ये लिक्विड में मतलब तरल पदार्थ है। अब ये तरल पदार्थ में अवेलेबल है, तो इसको अलग अलग फॉर्मुलेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए। ये तरल पदार्थ को अगर मिट्टी के तेल के साथ अप्लाई किया तो घर के मतलब घर के इस्तेमाल के लिए हम उसको मिट्टी के तेल में इसको घोला जाता है। उसका भी परसेंटेज दिया है कि 2% केरोसिन सॉल्यूशन। 2% का मतलब है 2 ml केरोसिन इन 100 ml यू नो, ये इस प्रकार का ये सॉल्यूशन बनाया जाता है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि 2% का मतलब है 2 ml मैलाथियन
in 100 ml of kerosene. समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? यस मैम। और इसका एक डोज है 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो जो लोग इसको बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं उनको बराबर से समझ में आता है कि किस प्रकार से आपको उसमें उसको स्प्रे करना है। ठीक है। दूसरा है 0.5% लोशन ऑफ मैलेथियन। 0.5% लोशन को, अगर ये मैलेथियन को अगर आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाए तो जो सर में जो जुए हुई है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ ये जो मैलेथियन है इसको आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे कोई कॉटन का कपड़ा है या जहाँ पे कॉर्ड है तो वहां पे हम इसको स्प्रे करके रखेंगे तो भी इसका फायदा मक्खी को भगाने के लिए होता है ना। जहाँ पे भी जाली वगैरह है, घरात असते की नाही किंवा आपण कुठे बाहेर जातो, गार्डन मध्ये जातो, वहां पे भी जाली रहती है ना, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। सो इस प्रकार से, जैसे मैं अभी आपको गार्डन की बात कर रही हूँ, आपके आजू बाजू अगर गार्डन है या आपके घर में एक छोटा सा अलग से टेरेस गार्डन है या जो भी है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो मैलेथियन का, और इसके स्प्रे से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, समझ रहा है? हो मैम। है ना इंटरेस्टिंग? यस ये मैम। हाँ, तो ये जो मैलेथियन है ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज को, मतलब अलग अलग इंसेक्ट को मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब दूसरा जो ऑर्गेनोफॉस्फेट में आता है उसका नाम है डायएजिनोन। डायएजिनोन, ये अभी हमने पढ़ा था कि ये डायएजिनोन कैसा है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। मतलब अगर हम इसके रासायनिक रचना के अनुसार उसका वर्गीकरण करें तो जैसे मैंने आपको बताया एलिफेटिक, फिनिल और हेट्रोसाइक्लिक, तो डायएजिनोन ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें अलग अलग एटम्स है। कौन से कलर का है? ये भी एक लिक्विड है। ये डार्क ब्राउन कलर का या फेंट ब्राउन कलर का, भूरे कलर का लिक्विड है, और इसकी भी डायरेक्ट एक्शन है, कीटकनाशी एक्शन है। ये भी हवा में घुल जाता है। सो जो कीटक ऊपर उड़ते हैं ना वो भी इनके संपर्क में आके मर जाते हैं। ये ऐसे संधिपात प्राणी के लिए यूज होता है जो ऑर्गेनो क्लोरीन से नहीं मरते, मतलब जो डीडीटी से नहीं मरते, एचसीएच से नहीं मरते, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। अब इसको भी कैसे इस्तेमाल करना है? 0.5% solution in a dose of 0.5 gram of the active ingredient per meter square। बार बार ये वर्ड आ रहा है एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब सबसे कार्यशील। तो कार्यशील इसमें कौन है? डायएजिनोन। बट हमने इसको किस में घोला है? मिट्टी के ऑयल में या किसी दूसरे या पानी में, तो उससे मतलब उसका कितना कंटेंट ले रहे हैं? 100 ml अगर पानी ले रहे तो उसमें एक्टिव कौन है? 0.5 ग्राम ऑफ डायएजिनोन। ठीक है। सो इस प्रकार से इनका घोल बनाया जाता है और ये लिक्विड है, फिर ऑब्वियसली उसको स्प्रे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनोफॉस्फेट में आता है वो है डाइक्लोरोवॉस। अब ये कौन है? ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट है। और अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट 3 प्रकार के आते हैं, चेन वाले, फिनिल रिंग वाले या हेट्रोसाइक्लिक। तो ये जो डाइक्लोरोवॉस है ये चेन वाला है। इसके पहले हमने अभी पढ़ा था कि कार्बन चेन वाला कौन है? मैलेथियन। और ये भी है डाइक्लोरोवॉस। तो ये जो डाइक्लोरोवॉस है ये भी एक प्रकार का वोलेटाइल लिक्विड है। लिक्विड फॉर्म में आता है, तरल फॉर्म में आता है, और ये भी जल्दी उड़ जाता है, इसकी भी भाप बन जाती है। तो जैसे जो प्राणी है, प्राणी का तबेला वगैरह बोलते हैं ना अपन लोग, या जहाँ पे शेल्टर रहते हैं या जहाँ पे बहुत ज्यादा एरोप्लेन के पार्ट्स वगैरह रहते हैं या वाटर बॉडीज है, वहां पे हम इसको अगर 100 ग्राम के हिसाब से अगर किसी इसमें डाल दे तो उसका उसमें से एक प्रकार का इसका धुआं आते रहता है जिसे मिस्ट बोला जाता है, और उसके कारण ये संधिपात प्राणी को मारता है। वैसे ही
अगर हम इसको ऐसे स्प्रे नहीं कर सकते तो किसी स्ट्रिप के ऊपर इसको लगा दिया जाता है, और जैसे कार्गो रहते हैं ना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है, जिसके कारण कीटक परेशान ना करें। लास्ट जो आता है वो है टेमेफॉस। टेमेफॉस ये क्या है? ये भी एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ये टेमेफॉस कौन से टाइप का है? तो टेमेफॉस है फिनिल ऑर्गेनोफॉस्फेट। समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रही हूँ? हो हाँ मैम, मैम। ये तो ठीक है। फॉलो होते हैं। ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप है रसायन का, वो 3 हिस्सों में बटा है, 3 वर्गों में, उनकी रासायनिक रचना के अनुसार, और उनकी एक्शन और वो किसके लिए इस्तेमाल होता है ये हम पढ़ रहे हैं। तो टेमेफॉस जो है वो है फिनिल कार्ब ऑर्गेनोफॉस्फेट, फिनिल रिंग है उसको। ये भी लिक्विड में अवेलेबल रहता है, ये पानी में नहीं घुलता है, लेकिन पानी के अलावा किसी दूसरे केमिकल में आराम से घुल जाता है, और ये बहुत कम मात्रा में बहुत इफेक्टिव रहता है, और इसकी भी बहुत इसके हैजार्डस इफेक्ट भी बहुत कम है। इसके लिए इसका इस्तेमाल आराम से किया जाता है। जैसे किसी पानी में हमने हमने पढ़ा है कि पानी में जलपिस्सू रहते हैं, तो वो जलपिस्सू भी किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं हमने पढ़ा है। तो अगर किसी वाटर बॉडी में, टैंक में वगैरह स्प्रे करना है, तो हम टेमेफॉस का स्प्रे कर सकते हैं, इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। पीने वाले पानी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डोज रहता है। देखिए ये सारे रसायन है, तो जैसे हम किसी दवाई को लेते हैं तो दवाई का डोज रहता है, वैसे ही इसका भी डोज हमें याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हमने ज्यादा स्प्रे किया तो भी वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे केमिकल्स मच्छर, घरेलू मक्खी या बालों की जुए, इनके लिए किस प्रकार से बहुत फायदेमंद है। जैसे अगर टेमेफोस का इस्तेमाल करना है तो इसको 2% लोशन के फॉर्म में इसको बालों में लगा दीजिए। अब 2% में जैसे 100 ml किसी दूसरा बेस लिया है ना, मतलब पानी में तो नहीं घुलता है, अब बालों को हम मिट्टी का तेल तो नहीं लगाएंगे, तो दूसरा कोई केमिकल लिया है, तो 2% मतलब 2 ml उसमें टेमेफॉस लेना पड़ता है, और उसको वो मतलब बालों में लगा दिया, और फिर बालों को लगाने के बाद 24 आवर्स तक बाल नहीं धोने हैं। उसके बाद आप बाल धो सकते हो या नहा सकते हो। इस प्रकार से अभी जो मैंने आपको पढ़ा है वो 4 टाइप थे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मॅम हे कोणत्या पण Yes, ma'am. केमिकल मध्ये टाकून घेतलं चालते का हे टेमेफॉस? जसं म्हणजे खोबऱ्याचं तेल घेतलं त्याच्यात 2% टाकलं आणि मग ते केसाला लावलं, असं आहे का काही? खोबऱ्याचं तेल ते शुअर नाही आहे, कारण की ते म्हणजे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट, म्हणजे जसं तुम्हाला जर सांगायचं झालं तो ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटचा अर्थ अल्कोहोल असतो. म्हणजे आता ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये तुम्ही त्याला हे केलं, मी सांगते तुम्हाला ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट म्हणजे काय, की जसं अल्कोहोल झालं, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जे रसायनचेच प्रकार आहे, म्हणजे केमिकलचेच प्रकार आहे, तर त्याच्यात जर आपण यूज केलं तर त्याच्यात कोकोनट ऑइल नाहीये, कारण कोकोनट ऑइल हे नॅचरल वाला आहे, आणि हे जे आपण बघतोय केमिकल्सचं बघतोय. समजलं का? तर तेवढ्याच क्वांटिटी मध्ये हे केसाला लावण्यासाठी पण आहे आणि स्प्रे करण्यासाठी पण आहे? नाही, त्याच क्वांटिटी मध्ये नाही ऍक्च्युली, पण इथे कसं लिहिलंय बघा, 2% म्हणजे आपण जेव्हा त्याला डोक्याला लावतोय केसांना, तेव्हा ते लोशनच्या फॉर्म मध्ये लावतोय, म्हणजे त्याच्यात ऍक्टिव्ह कोण आहे? टेमेफॉस, आणि ते शॅम्पू सारखं बनवलं गेलेलं आहे, तर ते 100 ml. समजतंय का तुम्हाला? की तसं ते लावलं जातं. ठीक आहे, आणि जर त्याला स्प्रे करायचं आहे तर त्याचं पर्सेंट बघा ना, 0.1 kg म्हणजे 100 ग्रॅम आहे पर हेक्टर, तर ते वेगवेगळं आहे. समजलं का? त्याचा डोस सेम नाही, ऑब्विसली सेम नाही. ठीक आहे. ओके मॅम. Yes, ma'am. सो जे तुम्ही म्हणताय की कोकोनट ऑइल, तर कोकोनट ऑइल हे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट नाही,
ऑर्गॅनिकचा अर्थ आहे की ज्याच्यात कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आहे. तर त्यांच्या रचनेनुसार त्याला ऑर्गॅनिक म्हटलेलं आहे. तो तर तो ये ऍक्च्युली इथेनॉल मिथेनॉल में मिक्स कर सकते हैं फिर? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। मतलब जिनका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है उनको पता होगा एसीटोन या कीटोन या अल्डिहाइड हाँ या अल्कोहल, है ना, ये नाम कभी सुने होंगे आपने, एल्केन। यस मैम। हाँ, तो वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहते हैं, तो उसमें आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार जो मैंने आपको पढ़ाए, मैलाथियोन, डायएजिनॉन, डाइक्लोरोवॉस और टेमेफॉस, इन चारों जो एग्जाम्पल हमने पढ़े वो आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो बना है फॉस्फोरिक एसिड से केमिकल रचना के अनुसार, और इनके ओवरऑल हमने फायदे ही ज्यादा देखे, और हमने बहुत कम ऐसा देखा कि इसका बहुत इफेक्ट, हैजार्डस इफेक्ट कुछ है। तो ये मनुष्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है, तो इनका इस्तेमाल हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तीसरा जो और एक ग्रुप है, जैसे पहला ग्रुप था ऑर्गेनोक्लोरीन, दूसरा ग्रुप था ऑर्गेनोफॉस्फेट, और तीसरा ग्रुप है कार्बामेट। तो कार्बामेट ये भी नाम एक उनके रचना के रासायनिक रचना के अनुसार से दिया गया है, जिसे बोला जिनके एग्जाम्पल है बेंडियोकार, प्रोपोक्सर, कार्बारिल। ये एक्चुअली कार्बामिक एसिड से बने हुए रहते हैं, और ये उनकी रचना के अनुसार ये सारे नाम है, और इनका काम है कोलिन इस्टरेज, ये जो एंजाइम है जो शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्शन को ये बदल देते हैं, और जिसके कारण अगर कोई संधिपात प्राणी इनके संपर्क में आता है तो वो तुरंत मर जाता है। ठीक है, अब ये जो कार्बामेट्स है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है रसायन का, उसमें से हम लोग 2-3 एग्जाम्पल उसके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेंडियोकार। ये बेंडियोकार क्या है? कार्बामेट का एग्जाम्पल। ये बहुत इसकी स्थायी एक्शन के लिए बहुत फेमस है, जहां पे भी आप इसको स्प्रे करोगे ये 2-3 महीने तक वहीं पे चिपका रहता है। ये तुरंत अगर कोई मच्छर या ये इसके संपर्क में आता है तो वो उसको तुरंत मार देता है, और इसका डोज दिया गया है 0.4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और इसको ना अलग अलग सैशे में भी यूज कर सकते हैं। मतलब 1 kg का जो सैशे है उसको 80% पानी में अगर हम डाल देते हैं तो वैसा घोल स्प्रे किया जाता है, जिससे कीटक मतलब संधिपात प्राणी के ऊपर हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेंडियोकार्ब है जिसको हम बोल रहे हैं कि पानी 1-1 किलो के सैशे आते हैं और फिर उसको पानी में घोल सकते हैं, तो पानी में जो फिश रहती है या घर में अगर कैट रहती है तो उसके लिए ये बेंडियोकार्ब बहुत हानिकारक है। देखिए, हम लोग जो केमिकल पढ़ रहे हैं ना, उससे मनुष्य को तो नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर कोई बूढ़े हैं, अगर कोई पालतू जानवर है, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम बच्चे हैं, बच्चों को भी इससे बहुत इरिटेशन हो सकती है। इसके लिए जब भी पेस्ट कंट्रोल हम घर में करते हैं तो हम लोग तो एक दिन उसमें रहते ही नहीं है, क्योंकि उसका स्मेल इतना रहता है कि जिसके कारण हमें ही हेडेक होने लगता है। ठीक है, बेंडियोकार्ब के बाद दूसरा है कार्बारिल। कार्बारिल ये भी नाम रचना के अनुसार है, ये एक कार्बामेट है, और इसकी भी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब हर प्रकार के कीटक के लिए इसका इस्तेमाल फायदेमंद है, और ये भी मनुष्य के ऊपर हानिकारक नहीं है। इसको स्प्रे करना है तो 0.5% सॉल्यूशन के हिसाब से उसको स्प्रे किया जाता है, या उसको 5% डस्ट का के इस्तेमाल, 5% डस्ट मतलब 5 ग्राम अगर आपने कार्बारिल लिया है तो 100 ग्राम डस्ट लेनी पड़ती है, और वो डस्ट जहां चूहों के बिल रहते हैं ना, वहां पे अगर आपने छिड़क दी, या चूहे जहां से आते जाते रहते हैं, तो जैसे ही चूहे इनके संपर्क में आते हैं
उनको खाने की भी जरूरत नहीं है, वो तुरंत मर जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है कार्बारिल कार्बामेट का ही प्रकार है। तीसरा जो प्रकार दिख रहा है आपको, उसे बोला जाता है प्रोपोक्सर। प्रोपोक्सर ये भी रसायन का नाम है। ये एक कार्बामेट का एग्जाम्पल है। कार्बामेट एक ग्रुप है, रसायन की रचना के अनुसार उनको नाम दिया गया है, और ये उनके लिए असरदार है जो डीडीटी से भी मरते नहीं है। और मैं जितने भी आपको तीनों एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ ना, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट्स, ये तीनों एक्चुअली संपर्क विष का ही काम करते हैं। इनका काम ये रहता है कि जैसे ही कोई संधिपात प्राणी इनके कांटेक्ट में आता है तो उसको मार देना। ठीक है, समझ में आया? और किस प्रकार से मारते हैं, उनको पैरालाइज बना देते हैं, कभी उनकी तंत्रिका सिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं। और ये सारे जो केमिकल्स हमने पढ़े, इनकी एयरबॉर्न एक्शन भी है, मतलब वो हवा में भी घुल जाते हैं। तो जो कीड़े या कीटक ऊपर हवा में उड़ते हैं ना, वो भी अगर इनके कांटेक्ट में आते हैं तो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रोपोक्सर है, इसको केमिकल का नाम दिया गया है आइसोप्रोपोक्सीफिनिल मिथिल कार्बामेट। इतना बड़ा नाम इसके लिए है क्योंकि उसके केमिकल रचना के अनुसार ये नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ओके, नाउ एक और तरीका है जिनसे हम इनको मार सकते हैं, जो रसायन का ही मतलब ऑब्वियसली रासायनिक उपाय है, जिसे बोला जाता है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब ऐसे केमिकल जो इनकी वृद्धि में अटकाव लाते हैं। समझ में आया? इनकी वृद्धि में वो ये लाते हैं जिससे मतलब प्रॉब्लम लाते हैं, जिससे बोला जाता है वृद्धि के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कब बताया था, वो जेनेटिक वाला एक बताया था ना, हाइब्रिड स्टेराइल मेल टेक्निक, याद है आपको? उसमें Yes, हमने ma'am. क्या पढ़ा था कि वो मच्छर पूरी तरह स्टेराइल हो जाता है, मतलब केमिकल के कारण वो पूरी तरह निष्फल होता है, तो वो आगे मादा के साथ अगर संभोग भी करता है तो भी उससे नए मच्छर या अंडे नहीं बनेंगे। वैसे ही इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये इस प्रकार के केमिकल्स है जो सिंथेटिक है, लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, और जो मच्छर की वृद्धि में अड़सर ला रहे हैं। तो मच्छर की वृद्धि मतलब क्या, कि मच्छर अलग अलग अवस्था से जाता है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा। तो वो टाइम में जब उनका जीवन चक्र चलता है, तब उनके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। वो चेंजेस जो होते हैं वो हार्मोन्स के कारण होते हैं। आप सबको पता है हमारे शरीर में भी हार्मोन्स रहते हैं। शरीर के हमारे अलग अलग जीवन के पड़ाव पे केमिकल अलग अलग हार्मोन का ये ज्यादा रहता है ना? तो ये जो रसायन है, ग्रोथ इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोला जाता है, ये क्या करते हैं, इनके ये जो वृद्धि वाले जो हार्मोन्स है उनको ही, उनका ही इफेक्ट स्टॉप कर देते हैं। और जिसके कारण क्या होता है कि उनकी पूरी तरह वृद्धि नहीं हो पाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके लार्वा के ही स्टेज में वो रह जाएंगे, आगे उनका लार्वा का प्यूपा नहीं बनेगा, प्यूपा का वयस्क नहीं बनेगा। जब तक वयस्क नहीं बनेगा तब तक वो अंडा कैसे दे पाएगा? समझ में आ रहा है आपको? Yes, तो ma'am. ये जो है, ये जो रसायन है, इनके नाम है एजेटिन, मेथोप्रीन। तो ये रसायन हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्प्रेयर के इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको डस्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं और फिर उसको स्प्रे किया जाता है और ब्लो किया जाता है, म्हणजे ते कण जे आहे ते हवेत मिक्स होते। ठीक है, और इसका डोज दिया गया है 216 ml ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर। सो बार बार ये शब्द आ रहा है एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब कार्यशील कौन सा घटक है। तो मेन घटक जो है, और यहाँ पे जो मैंने आपको हार्मोन बताया, वो हार्मोन को बोलते हैं कि उनके शरीर में जो बदलाव ला रहा है ना, वही हार्मोन की एक्शन को ये स्टॉप कर रहा है।
उसको विरोध कर रहा है, जिसके कारण अंडा का लार्वा तो बनेगा बट मे बी लार्वा का प्यूपा नहीं बन पाए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। ये एक लास्ट तरीका है। अभी तक हमने जो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर तक जो पढ़ा वो था रासायनिक कंट्रोल, जिसे केमिकल कंट्रोल बोला जाता है, जिसे कीटकनाशी बोला जाता है। और कीटकनाशी में हमने अलग अलग रसायन के ग्रुप के बारे में पढ़ा और उनकी एक्शन के बारे में पढ़ा। अब ये एक लास्ट एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे बोला जाता है एकीकृत वेक्टर, मतलब एकीकृत वाहक के ऊपर कंट्रोल। सो एकीकृत का मतलब क्या है? अगर किसी संधिपात प्राणी को या मच्छर को मारना है तो उसके लिए 2-3 प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करना, जिससे बोला जाता है इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। समझ में आया? जिससे अगर हम अलग अलग इस्तेमाल करेंगे चीजें, अलग अलग चीजें नहीं, अलग अलग उपाय जो हमने पढ़े, जैसे मारना या विकर्षक का इस्तेमाल करना, जो भी हमने 4-5 प्रकार अभी सबसे पहले पढ़े थे, उनका कॉम्बिनेशन में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। और अब जब हम कॉम्बिनेशन में मेथड्स को यूज कर रहे हैं जिससे ये मच्छर या ये संधिपात प्राणी मर जाए, तो उसका ये इसके कारण ये एक इफेक्टिव तरीका है जो बहुत जल्दी इनके नंबर के ऊपर नियंत्रण लाता है, और उसके कारण मनुष्य या प्राणी या वनस्पति इनके ऊपर इसका कम से कम बैड इफेक्ट हो। समझ में आया? तो ये इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल का एम है, और वो इंडिया में पौंडीचेरी में सबसे पहले शुरू किया था। फाइलेरियासिस, जो मैंने आपको बताया हत्ती पाए बोलते हैं, उसके कंट्रोल के लिए ये शुरू किया था। उसके बाद एडेंस में यूज हुआ मलेरिया रोग को कंट्रोल करने के लिए, और फिर सूडान में वगैरह इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन सबसे पहले ये यूज किया गया भारत में। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मैं बता रही हूँ कि अलग अलग तरीके हम यूज कर रहे हैं, का मतलब हम उनको मार भी रहे हैं, उनकी प्रजाति को स्वच्छ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग तरीकों का कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं। इसके कारण ये पूरे मच्छर या पूरे वयस्क बनने तक के पहले ही मर जाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अगर मच्छर के ऊपर नियंत्रण लाना, आपके घर में ही लाना है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बहुत मच्छर हो चुके हैं, तो हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? एकीकृत, जिसमें हम बायोलॉजिकल, केमिकल, सारे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये तरीका अपनाएंगे स्पीशीज सैनिटेशन, मतलब जहां जहां मच्छर पनपते हैं, उनका प्रजनन होता है, जैसे किसी घर में टायर पड़े हुए हैं जहां पे बारिश का पानी जमा हो रहा है, ऐसी चीजों को हम फेंक देंगे। ये एक तरीका हुआ जिसे बोला जाता है दमन करना, मतलब इनकी वृद्धि नहीं होने दें। दूसरा तरीका है, इसके साथ साथ हम क्या यूज करेंगे? हम स्प्रे करेंगे, हम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था मैलेथियन, मैलेथियन का स्प्रे करेंगे। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया जिसके कारण मच्छर और मर जाएंगे। पहला तरीका क्या था कि हमने मच्छर की वृद्धि नहीं होने दी, हमने वो जहां जहां वो रहेंगे ऐसी जगह को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। फिर भी अगर मच्छर हुए तो हम उसको क्या कर रहे? हम उसको स्प्रे से मार रहे। फिर भी अगर मच्छर है तो हम क्या कर रहे? तीसरा तरीका हम क्या अपना रहे कि वो हमें ना काटे। इसके लिए हम रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, विकर्षक का, जिनसे ये मच्छर दूर भग जाए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस तो मैम। ये जो इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल है, ये एकीकृत मतलब वेक्टर के ऊपर नियंत्रण का तरीका है, जिसमें हमने जो शुरुआत में जो तरीके पढ़े 4 मेजर, उनका जैसी जरूरत है वैसे कॉम्बिनेशन में हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके कारण हम कीटक को मारने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में
एक एग्जाम्पल दिया है कि एक्चुअली ये जो तरीका है ये जो भाताची शेती म्हणतो की नाही आपण त्याला वहां पे या काऊ शेड मतलब जहाँ गोठा असतो ना गाईचा गोठा तो वहां पे ऐसा देखा गया था कि किसी एक जगह कि मतलब जो एक बैसिलस thuringiensis करके जो एक बैक्टीरिया रहता है उसका यूज भी किया गया। हमने पढ़ा है ना जैविक तरीका, आपको याद होगा जैविक तरीका। तो Yes, इस ma'am. प्रकार से वो जो राइस फील्ड है वहां पे वो स्प्रे किया गया। तो इसके कारण मतलब जो मॉस्किटो हुए हैं उनको मारने के लिए, या ये जो मैं राइस फील्ड का एग्जांपल दे रही हूँ जिससे जापानीज एनसेफेलिटिस नाम का रोग स्प्रेड हो रहा था। और वो कैसे स्प्रेड हो रहा था कि जो राइस फील्ड है वहां पे गडर का पानी घुस गया था। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे ट्रीटमेंट देने के लिए 2-3 तरीके की मतलब इस्तेमाल किया जिससे बोला जाता है इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। और जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है कि अगर मॉस्किटो को कंट्रोल में लाना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। हम सिर्फ अगर विकर्षक रिपेलेंट लगा के रखें तो क्या वो मरेंगे क्या? नहीं, हमें ऐसा इस्तेमाल करना है जिनसे उनकी वृद्धि भी ना हो, जिनसे वो मर भी जाए और वो हमें काटे भी नहीं। समझ में आया? Yes, So Yes, ma'am. finally we have completed the chapter एंड आई होप आपको समझा है, आपको मजा आया, नया कुछ पढ़ा आपने जो आज तक कभी आपने सोचा भी नहीं था। और इसके आगे ये पढ़ने के बाद श्योरली आप भी उतने ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे, स्पेशली जब खाना पानी इनकी बात आती है। तो हम लोग सोचते हैं कि क्या होता है अगर बाहर का खा रहे हैं तो क्या होता है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये सारों के पीछे का आई होप आपको समझ में आया रीजन आज। ठीक है, यस। आपके Yes, ma'am. आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे रुकती हूँ। ऑलरेडी मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिए, लेकिन ये टॉपिक खत्म हो रहा था तो मैंने सोचा कि आज के आज करेंगे तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, मैम वो मैं क्वेश्चंस के आंसर्स वो किताब के पीछे है ना उसमें